हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप उन पार्ट्स को ईजिली देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस वाले पार्ट को देखने आओगे तो आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता क्या होता है यह हम लोग प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था संकुलन क्षमता का यह वाला फार्मूला। इसी फार्मूले का प्रयोग करके आज हम लोग निकालेंगे काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसके आगे देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप प्रीवियस पार्ट्स को देख लीजिए। क्योंकि जब आप समझ जाएंगे संकुलन क्षमता क्या होता है, उसके बाद आपको काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता समझ में आएगी। ठीक है ना। तो चलिए इस वाले फार्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पर Z जो है आपका, Z आप सभी लोग जानते हो, Z घटक कणों की संख्या, इकाई सेल में उपस्थित घटक कणों की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब आपका है घटक कण का आयतन, जहां पर आर क्या है? घटक कण की त्रिज्या। और नीचे जो ए क्यूब दिया हुआ ये क्या है? ये है इकाई सेल का आयतन, जहां पर ए क्या है? ए है आपकी कोर की लंबाई। जैसे यहां पर देखो तो ये कोर की लंबाई क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ओके। अच्छा, अगर हमको इस फार्मूले से क्या निकालना है, इस दी हुई, जो कि कौन सी दी हुई है? दी हुई है काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। इस इकाई सेल की हमको संकुलन क्षमता निकालनी है। ठीक है। तो हमें यह समझना होगा कि हमें किस किस की वैल्यू पता हो। देखो, इस वाले फार्मूले से अगर हमको z की वैल्यू पता चल जाए कि z की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और a और r में अगर हमको रिलेशन मिल जाए तो वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें संकुलन क्षमता का मान पता चल जाएगा। ओके, यही तो करना है। हमें क्या पता लगाना है? हमें z की वैल्यू पता लगानी है, पहली चीज। उसके अलावा r और a, क्या? R और A में रिलेशन, संबंध हमें पता लगाना है। जब हम ये दो चीज़ें पता लगा लेंगे तो हमें संकुलन क्षमता का मान भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये काय केंद्रित घनीय इकाई सेल है। कैसे पता चला? काय केंद्रित घनीय इकाई सेल में क्या होता है भैया? वहाँ पर आपके घटक कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हैं। 8 कोनों पर आपके 8 घटक कण स्थित हैं। उसके अलावा क्या होता है? एक कण ये दे है इकाई सेल के केंद्र पर स्थित होता है, तो इकाई सेल के केंद्र पर स्थित है। ठीक है। अब ये उन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो इकाई सेल है ये कैसा है? काय केंद्रित घनीय इकाई सेल है। ओके, ये हो गया इसका फिगर। इसके अलावा आपको इसका एक और फिगर इस समय यहाँ पर दिख रहा है। उस फिगर में आप देख सकते हो, आपको अच्छे से पता चल रहा है कि कौन सा कण इस इकाई सेल में कितना योगदान दे रहा है। और जब हमें पता होगा कि कौन सा कण इस इकाई सेल में कितना योगदान दे रहा है, तो हम कणों की कुल संख्या का भी पता लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर z की बात करूँ, तो z कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो भैया, z निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो कोने पर कण स्थित होते हैं, जैसे ये 8 कण स्थित हैं 8 कोनों पर, जो कोने पर कण स्थित होते हैं उनका योगदान पूरी तरीके से इकाई सेल में नहीं होता है। कितना योगदान होता है उनका? एक इकाई सेल में योगदान होता है 1/8। ठीक है। और टोटल कितने कण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कण हैं, तो 1/8 गुणे 8, यानी यहां से अगर आप कैंसिल आउट करोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब इन 8 कणों में से अगर देखा जाए तो केवल, या फिर कह सकते हो कुल, एक ही कण प्रभावी है। ओके। इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर सेंटर पर आपका कण स्थित है, इस कण का योगदान आप देख सकते हो पूरा का पूरा 1 है। आप इस वाले फिगर में देखो, जो बीच में कण रखा हुआ है वो पूरी तरीके से एक ही इकाई सेल में रखा हुआ है। देख सकते हो आप नीचे फिगर में, जो साइड वाले कण हैं उनका कुछ ही भाग स्थित है
दिए गए इकाई सेल में, लेकिन जो बीच में केंद्र पर स्थित है उसका आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा भाग स्थित है इसी इकाई सेल में। तो वह कितना योगदान दे रहा है? पूरा पूरा 1 का योगदान दे रहा है। और 1 का योगदान दे रहा है और कितने कण उपस्थित हैं? कण भी आपका 1 उपस्थित है। तो 1 गुणे 1 मतलब 1। और टोटल हमें निकालना है इस इकाई सेल में कितने कण हैं, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 1 यानी कि 2। मीन्स अगर हम लोग देखें तो दिए गए इकाई सेल के लिए z की वैल्यू कितनी आ गई भैया? z की वैल्यू आ गई 2। तो हम लोगों ने z को पता लगा लिया। अब क्या पता लगाना है? अब पता लगाना है a और r में संबंध। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं A और R में संबंध काय केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिगर में मैंने 2 रचनाएं की हैं। एक तो क्या किया है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया है और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया है। ठीक है ना। अब इसको समझिएगा आप लोग बॉक्स के जरिए। किया क्या है मैंने, समझिएगा। ये जो पीछे वाला पॉइंट है, पीछे वाला यानी ये वाला बॉक्स है मेरा, तो जो यहाँ पे पॉइंट है इस वाले पॉइंट को क्या किया है मैंने, इस वाले पॉइंट को आगे वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला दिया है। यानी इस वाले पॉइंट को क्या किया है, इस वाले पॉइंट से मिला दिया है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया है, इस वाले को कुछ ऐसे आप देख सकते हो हमने किया क्या है, इस वाले पॉइंट को कुछ ऐसे विकर्ण ड्रॉ किया है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया है, यही तो किया है। और अगर आप यहाँ से देखो हमने क्या किया है, ये पीछे वाला पॉइंट ये वाला, ये आगे वाला पॉइंट ये वाला, और हमने क्या किया, इसको मिला दिया है। तो जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाले एंगल का मतलब क्या, जो ये वाला एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 अंश ही तो आएगा ना। यानी आपका जो यहाँ पर ये वाला कोण है, ये कितना कोण है, 90 अंश है। उसके बाद क्या किया भैया, उसके बाद ध्यान से देखो हमने किया क्या है, जो पीछे वाला पॉइंट है, पीछे वाला पॉइंट है, इसको क्या किया है, इसको आगे वाले ऊपर वाले पॉइंट से, ये ऊपर वाला पॉइंट है आगे वाला, इस वाले पॉइंट से मिला दिया है। ठीक है ना, यानी इस वाले पॉइंट से क्या किया है, सीधे इस वाले पॉइंट से मिला दिया है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा है ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 अंश ही तो आएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 अंश आएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 90 अंश। ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 अंश। यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं इसको, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया A, ये है B, ये है C और ये हो गया हमारा D। ठीक है, तो देखो भैया हमने किया क्या है, समझो। ये हमारा A वाला पॉइंट है और A वाले पॉइंट को क्या किया है, पीछे C वाला पॉइंट था, इस C वाले पॉइंट से A वाले पॉइंट को मिला दिया है। ठीक है ना, और जब हमने इस A वाले पॉइंट को पीछे वाले C वाले पॉइंट से मिलाया तो बीच का ये जो एंगल है वो कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया आपका 90 अंश। ओके, उसके बाद क्या किया है, जो पीछे वाला नीचे वाला पॉइंट है, पीछे वाला नीचे वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आगे वाला फलक है, इसके ऊपर वाले पॉइंट यानी ए के ऊपर कौन सा पॉइंट है, डी स्थित है, तो डी पॉइंट से क्या किया है, सी पॉइंट को मिला दिया है हमने। ठीक है ना, डी पॉइंट से क्या किया है, इस सी पॉइंट को मिला दिया है हमने। अब क्यों मिलाया है भैया, इसलिए मिलाया है क्योंकि इस वाली दूरी को अगर हम लोग ए के टर्म में निकाल लें और इस वाली दूरी को हम लोग आर के टर्म में भी निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ए और आर में रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने पीछे वाले पॉइंट सी वाले पॉइंट को किस पॉइंट से मिलाया, डी वाले पॉइंट से मिलाया, यानी इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो जो ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल, जो ए और डी के बीच में, ए डी और बी यानी डी ए बी जो एंगल है ये वाला, ठीक है, और ये वाला कितना आएगा, 90 अंश ही तो आएगा। तो वही यहाँ पर क्या है, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, ठीक देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कोण 90 अंश है। ठीक है, तो ये वाली दूरी हम लोग पता लगा सकते नहीं लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, यानी देखो आप यहां से
पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण ये है AC, लंब का स्क्वायर, लंब हो गया आपका BC, आधार का स्क्वायर, आधार है आपका AB। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो ये क्या है, हमारी घनीय एकक कोष्ठिका है। घनीय एकक कोष्ठिका का मतलब प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है? A है। तो जो आपकी ये वाली दूरी आएगी AB, ये भी आपकी A होगी, जो BC होगी ये भी क्या होगी? A होगी। तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर, AB की वैल्यू A तो हो गया A का स्क्वायर, BC की वैल्यू हो गई A तो A का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है AC स्क्वायर की। और अगर यहाँ से हम लोग क्या निकालें भैया, अगर यहाँ से हम लोग निकालें AC, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा √2A। ठीक, AC बराबर कितना आ गया? √2A। यहाँ तक बात समझ में आई? यानी ये जो AC दूरी है, ये दूरी कितनी है भैया आपकी? ये दूरी है आपकी √2A। ओके, अब देखो हम लोग त्रिभुज ACD में देखें। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD की बात करें भैया, तो यहाँ पर ये कोण A जो है वो कितना है? 90 अंश है। तो यहाँ से हम लोग इस वाली दूरी का पता लगा सकते हैं जो कि है CD, क्योंकि पता है AD कितनी हो जाएगी? AD हो जाएगी A, कोर की लंबाई है। AC हमको पता है √2A, तो ईजिली निकल आएगी हमारी CD। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका भैया CD का स्क्वायर बराबर क्या? AD स्क्वायर, ओके, प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी है? AD है आपका A, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इधर है। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? √2A, और अगर आप √2A का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? तो देखिएगा A स्क्वायर ये हो गया, √2 का स्क्वायर करोगे, √2 का मतलब 2 और A का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 2A स्क्वायर। और अगर देखो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर, तो CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 3A स्क्वायर। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? √3A। CD की वैल्यू कितनी आ गई? √3A। तो ये जो आपकी दूरी आई, ये दूरी कितनी आई? √3A। ठीक है ना। और हमें यही वाली दूरी निकालनी थी। क्यों निकालनी थी? अगर आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे फिगर इस समय आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो, बीच में क्या रखा हुआ है? एक रखा हुआ है आपका कण। कण कहाँ है? कण है आपका इकाई सेल के केंद्र पर। और अगर आप इस बॉक्स में देखो तो है क्या? हमने क्या किया था? देखो भैया, हमने क्या किया था? C वाला पॉइंट, जो C वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को A पॉइंट से मिलाया था। ठीक, ये B वाला कोण हमारा कितना आ गया था? 90 अंश आ गया था। फिर जो पीछे वाला C वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को कहाँ मिलाया था? आगे वाले A से। यानी इस वाले पॉइंट को देखिएगा, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को कहाँ मिलाया है? आगे वाले पॉइंट से, यानी यहाँ से इस प्रकार आगे मिलाया है। तो देखो भैया, आप फिगर में देखो, एक कण हमारा यहाँ पर स्थित है इस वाले कोने पर, एक कण हमारा इस वाले कोने पर स्थित है, और एक कण कहाँ स्थित है? पूरी इकाई सेल के केंद्र पर। यानी कि एक कण कहाँ रखा हुआ है? इस डब्बे को आप खोलो और डब्बे के मध्य में बिल्कुल सेंटर में एक कण रख दो, देखिएगा आप फिगर में। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो है क्या? इस वाले फिगर में आप समझ पाओगे क्या है। इस वाले फिगर में कुछ ऐसा है कि एक कण आपका रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक कण D वाले कोने पर रखा हुआ है, एक कण आपका रखा है कहाँ पर? C पर, और बीच में एक कण रखा हुआ है कहाँ पर? इस वाले जगह पर। तो वो कण कुछ ऐसे रखा हुआ है, और तीनों कण आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया था? CD की वैल्यू √3A निकाल ली थी A के टर्म में। CD की वैल्यू कितनी आ गई थी? √3A। किसके टर्म में है? ये A के टर्म में है। अब हमें क्या करना है? इसी CD की वैल्यू निकालनी है किसके टर्म में?
आर के टर्म में। देखो भैया, अगर आप फिगर से देखो, अगर आप फिगर से देखो तो क्या आ जाएगा, देखो भैया फिगर से देखो, सी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी डी बराबर ये जो दूरी होगी ये आर होगी, इस वाले कण की त्रिज्या, और यहां पर ये सेंटर पर रखा हुआ है, यानी सेंटर से इतनी दूरी ये भी आर है, और इतनी दूरी इधर की ये भी आर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा व्यास होगा कण का, तो ये भी आर ये भी आर। और अगर आप इस वाले कण की बात करूं तो यहां तक दूरी कितनी होगी, आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर सी डी देखो तो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी सी डी बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, मीन्स सी डी बराबर कितना, 1 2 3 4, सी डी बराबर 4 आर। ओके, अब देखो यहां से भैया, एक जगह से आ रही वैल्यू सी डी इज इक्वल टू √3a, एक जगह से वैल्यू आ रही है सी डी इज इक्वल टू 4r। और अगर आप यहां से इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सपोज दैट इस वाले इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन मान लो, फर्स्ट और सेकंड की अगर आप बात करो तो क्या LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका √3a, √3a बराबर कितना, 4r, यानी a बराबर आपका आ जाएगा 4/√3r। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, a और r के मध्य रिलेशन पता लगा लिया कि क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होगा a इज इक्वल टू 4/√3r। ओके, और पहले हम लोग z ऑलरेडी पता लगा चुके थे, फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, z की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे, हमारी संकुलन क्षमता निकल करके आ जाएगी। एक बार फिर से देखो हमने किया क्या, ये हमारी काय केंद्रित घनी इकाई सेल थी, हमने a को c पॉइंट से मिला दिया। देखो एक बार भैया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये वाला कोण 90 अंश कैसे हो गया, ये वाला कोण 90 अंश कैसे हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमने किया क्या है, हमने पीछे वाला जो पॉइंट था C वाला, इसको क्या किया है, A वाले पॉइंट से मिला दिया है, सिंपली मिला दिया। तो जब मिला दिया है हमने, तो बीच का जो ये वाला कोण है वो कोण कितना आएगा भैया, 90 अंश ही तो है, 90 अंश ही तो है ना, तो 90 अंश कोण हो गया। फिर जो पीछे वाला पॉइंट था C, इस वाले पॉइंट को क्या किया है, आगे वाले पॉइंट किससे मिला दिया है, D से मिला दिया है, D से मिला दिया। देखिए D पॉइंट बना हुआ है, C वाले पॉइंट को D पॉइंट से मिला दिया है। ना समझ में आप समझ लो, हमने क्या किया है, चाकू से इसको ऐसे काट दिया, चाकू से इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अगर आप चाकू को इससे कट कर दो तो यहाँ पे आपको पता है कि एक कण इस वाले पॉइंट पर होगा, जो कौन सा है, C वाला पॉइंट, एक कण यहाँ पर है, एक कण आपका यहाँ पर होगा ऊपर वाले में, ठीक है ना, और एक कण आपका बिल्कुल बीच में रखा होगा, कहां पर, बिल्कुल बीच में, बॉडी के सेंटर पर। तो अगर वहां पर कण रखा है तो इस दूरी में आपके तीनों कण आ जाएंगे ना, इस वाला कण भी आ जाएगा, ये बीच वाला कण भी आ जाएगा, और इस कोने का वाला भी कण आ जाएगा, इसीलिए हमने इसको मिलाया था। और देखो भैया, जब हमने पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले इस पॉइंट को मिलाया तो ये हमारा कुछ ऐसे बन गया। देखो ये आपका है एक कुछ ऐसे, यानी एक ऐसे आई लाइन, फिर ऊपर, फिर ऐसे। देखो यहाँ से देखो क्या है, ये C वाला है, C से देखो, C से पहले गए किसकी तरफ, A की तरफ, C से A की तरफ, उसके बाद A से D की तरफ, D से C की तरफ वापस। तो जो बीच का कोण है, ये कोण कितना है, 90 अंश है, तो यहाँ से ये वाला कोण 90 अंश आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने त्रिभुज ABC में देखा, ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC की वैल्यू आ गई हमारी √2a। ये हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद देखा हमने त्रिभुज ACD में, ACD की बात करी और वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई और CD की वैल्यू निकाल ली, CD की वैल्यू आई √3a। फिर हमने क्या किया, फिगर को देखा, फिगर को देखने से पता क्या चल रहा है कि CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 4r, तो CD की वैल्यू हो गई 4r की r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, CD की वैल्यू आ गई 4r। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, LHS क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आ गई वैल्यू √3 इज इक्वल टू 4r, √3 को दूसरे साइड भेजा, दूसरी साइड भेजा तो क्या हो गया आपका A इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग संकुलन क्षमता की बात करेंगे। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, z इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ इंटू 100। इस वाले फार्मूले में हमें z और
जेड की वैल्यू पता लगानी थी और साथ ही साथ आर और ए में रिलेशन पता लगाना था। हम लोगों ने दोनों चीज़ पता लगा ली। तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं क्या कि z बराबर कितना होता है काय केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल के लिए z की वैल्यू होती है आपकी 2, यानी काय केंद्रित घनीय इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 2 होती है। ओके, इसके अलावा हमने क्या पता लगाया था, रिलेशन पता लगाया था। क्या आया था a इज इक्वल टू कितना 4/√3 r, a इज इक्वल टू 4/√3 r। अब हम लोगों को करना क्या है, इन वैल्यूज को सिंपली पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, संकुलन क्षमता पता चल जाएगी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी आपकी क्या आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी भैया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या, z की वैल्यू रखनी है, z की वैल्यू है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, a क्यूब है, a की वैल्यू है 4/√3 r, तो क्या हो जाएगा 4/√3 r और इसका होल क्यूब, और क्या है इंटू 100 है। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, गुणा कर दिया हमने। अब देखो क्या हो जाएगा भैया, समझिएगा बात को, क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा 64 और √3 का आप क्यूब करोगे कितना आएगा 3√3 और यहाँ पर r का क्यूब करोगे कितना आएगा r क्यूब आएगा। देखो इस वाले r क्यूब से ऊपर वाला r क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 2 और 4 की गुणा करो कितना आएगा 8 और इससे आप कैंसिल करोगे 64 को 64 को तो कितना आएगा, आ जाएगा 8। और देखो भैया यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिएगा आगे पैकिंग एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर देखो ऊपर बचा है क्या पाई और नीचे है √3, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा √3 पाई डिवाइडेड बाई कितना 8, √3 पाई डिवाइडेड बाई 8। और फिर जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे और इसकी गुणा 100 से भी करनी, यहाँ पर भी 100 से गुणा थी, 100 से गुणा करोगे, यहाँ पर भी आप क्या करोगे 100 से गुणा करोगे, ठीक है ना। वैल्यूज़ पुट करोगे 100 से गुणा करोगे तो कितने आंसर आ जाएगा, आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी लगभग बराबर आ जाएगी कितनी 68%, यानी आपके काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितनी आती है, लगभग 68%। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोगों ने जो भी संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो घनीय इकाई सेल होते हैं उनकी संकुलन क्षमता क्या होती है, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे एक टेबल के जरिए। टेबल में आपको यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है इकाई सेल का, यहाँ पर इकाई सेल रहेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि उस इकाई सेल में घटक कणों की संख्या कितनी है, यानी z कितना है। फिर देखेंगे कि घटक कण की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या का मतलब r, और r कैसे पता लगाएंगे भैया, अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किए थे, जो पता लगाए थे पैकिंग एफिशिएंसी को डिफरेंट घनीय इकाई सेलों में, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर हम लोगों ने a और r में संबंध पता लगाया था, तो उसी संबंध के जरिए हम लोग r की वैल्यू पता लगाएंगे। फिर देखेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। ओके, सबसे पहले प्रकार सरल घनीय इकाई सेल की हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सा प्रकार है, प्रकार है आपका सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितने घटक कण उपस्थित थे, तो सरल घनीय इकाई सेल में एक घटक कण उपस्थित होता है। जेड की संख्या कितनी है, एक। कण की त्रिज्या कितनी आई थी, रिलेशन अगर आपको याद हो तो r बराबर आया था a/2, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो क्या निकल कर के आएगा, निकल कर के आएगा r बराबर 0.5 a, ठीक है ना। कण की त्रिज्या कितनी आई, r बराबर 0.5 a। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, आपकी 52.4%। कितनी, संकुलन क्षमता कितनी आई थी भैया, 52.4%। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्या,
अब हम लोग बात करेंगे काय केंद्रित घनीय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। तो भैया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, यहाँ पर कितने घटक कण होते हैं? घटक कण यहाँ पर होते हैं आपके 2। कितने घटक कण होते हैं भैया? घटक कण होते हैं आपके 2। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या कितना होता है? त्रिज्या होता है कितना? √3a/4। अगर आपको याद हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था a बराबर कितना आया था? a बराबर आया था आपका 4r डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? r बराबर आ जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 4। और अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.433a। ओके, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता कितनी आती है भैया? संकुलन क्षमता आपकी आती है 68%। अभी हम लोगों ने देखा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। फिर अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के बारे में। किसके बारे में? फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पर मैं बात करूँ कितने घटक कण उपस्थित होते हैं? कितने होते हैं भैया? टोटल होते हैं 4। ओके, आर के लिए रिलेशन क्या आया था? आया था r बराबर a डिवाइडेड बाई 2√2। ओके, और फिर यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें तो आगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? आगे वैल्यू आएगी आपकी 0.3535a। और इसके लिए आपकी अगर संकुलन क्षमता की बात करें तो संकुलन क्षमता आपकी आई थी कितनी? 74%। कितनी भैया? 74%। यानी सरल घनीय सिंपल क्यूबिक की कितनी है संकुलन क्षमता? 52.4%। और काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की बात करें, संकुलन क्षमता है 68%। और अगर मैं बात करूं फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की तो संकुलन क्षमता कितनी है? 74%। यानी सबसे कम स्थान घटक कणों ने किसमें घेरा है? 52.4% घेरा है, मतलब सरल घनी में। उससे ज़्यादा स्थान घेरा है किसमें? काय केंद्रित घनी में। उससे ज़्यादा स्थान घेरा है किसमें? फलक केंद्रित घनी में। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज के वीडियो में जो बताया गया था काय केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता के बारे में, एक बार उसको खुद से निकालने का प्रयत्न करिएगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आता है तो वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकन है उस आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।